Hi everyone, welcome back to the virtual classes of control system and today we'll be starting with unit number 2 और आज का जो टॉपिक है बेसिकली यूनिट नंबर 2 का ये टाइम रिस्पांस का है। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टाइम रिस्पांस बेसिकली होता क्या है, ट्रांजिएंट रिस्पांस का बेसिक क्या है, स्टेडी स्टेट का क्या बेसिक है, ऑसिलेटरी रिस्पांस आ रहा है तब क्यों आता है, एक्सपोनेंशियल रिस्पांस आता है तब क्यों आता है, और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट सिग्नल्स देखेंगे जो रेफरेंस इनपुट की तरीके से हम लोग यूज करते हैं, जैसे स्टेप सिग्नल हो गया, रैंप हो गया, पैराबोलिक सिग्नल हो गया। और फिर हम लोग ये देखेंगे कि जो स्टेडी स्टेट एरर की एनालिसिस है वो हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम से कैसे यूज करते हैं और किस तरीके से स्टेडी स्टेट एरर का डेरिवेशन होता है। और फिर हम लोग स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स के बारे में जानेंगे, उनके कुछ लिमिटेशंस जानेंगे। ठीक है, तो आज का बेसिकली जो यूनिट नंबर 2 का टॉपिक है बेसिकली टाइम रिस्पॉन्स का बेसिक है। और जिसको भी क्वेश्चन पूछना हो आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डालते रहिए या फिर कमेंट बॉक्स में डालिए। और जैसे 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 मैं प्रोसीड करूंगा लेक्चर, मैं आपके चैट बॉक्स से क्वेश्चंस को लेते हुए अपने पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में इनकॉर्पोरेट करता रहूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और बिल्कुल बेसिक से समझेंगे सारी चीजें यूनिट नंबर 2 में। तो सबसे पहले का जो टॉपिक है बेसिकली टाइम डोमेन एनालिसिस है। और आपकी स्क्रीन में देखिए अभी एक इनपुट सिग्नल गिवन होगा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है और ये हमारा क्या है, आउटपुट रिस्पॉन्स है। ठीक है, इनपुट सिग्नल हमारा देखिए ये एक तरीके का आप कह सकते हो कि ये स्टेप सिग्नल है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्टेप सिग्नल। ओके, और ये स्टेप सिग्नल है और इसका एम्पलीट्यूड बेसिकली अगर देखा जाए तो हम इसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं, इसका एम्पलीट्यूड इस क्वेश्चन में गिवन है 1। मतलब जो फिगर बना है इसमें यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड क्या है, 1 है हमारा। ठीक, बट अगर इसके आउटपुट रिस्पॉन्स में देखेंगे तो आउटपुट रिस्पॉन्स क्या है हमारा, कुछ ऑसिलेटरी इन नेचर है। और ये जो डिजायर्ड वैल्यू जो हमारी 1 है उसको कुछ ड्यूरेशन के बाद ऑब्टेन कर रहा है और इस ड्यूरेशन को बेसिकली हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट ड्यूरेशन। ठीक है, इनपुट सिग्नल हमारा क्या था, u ऑफ t इक्वल्स टू 1, ये बेसिकली हमारा स्टेप सिग्नल था। और हमारा इसको आप कह सकते हो कि ये हमारा बेसिकली डिजायर्ड, ये क्या है हमारा डिजायर्ड आउटपुट है, कि डिजायर्ड आउटपुट हमको चाहिए। बट हो क्या रहा है एक्चुअली, आउटपुट हमारा जो है वो क्या आ रहा है, जो एक्चुअल आउटपुट आ रहा है उस एक्चुअल आउटपुट में अगर आप देखेंगे तो उसमें ट्रांजिएंट्स आ रहे हैं सिस्टम में। और ये ट्रांजिएंट क्या है आपका, इस पर्टिकुलर फिगर में अगर आप देखेंगे ये ऑसिलेटरी इन नेचर है। और फिर कुछ ड्यूरेशन के बाद या कुछ फाइनाइट इंटरवल के बाद जब ये ट्रांजिएंट्स खत्म हो जाते हैं या फिर जो भी ऑसिलेशन है सिस्टम में खत्म हो जाते हैं, तब हमारा जो रिस्पांस ऑब्टेन होता है उस रिस्पांस को कहते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पांस। और यहाँ पे जो एरर आता है वो एरर हमारा 2% या 5% के आसपास एरर होगा, उसको परमिसिबल लिमिट में मान लेते हैं। तो किसी सेटलिंग टाइम के बाद या फिर किसी फाइनाइट इंटरवल के बाद जब हमारे रिस्पांस में d बाई डी टी, मतलब कोई भी रेट ऑफ चेंज नहीं है, ठीक है, d बाई डी टी हमारा कोई रेट ऑफ चेंज नहीं है, और साइमल्टेनियसली अगर सिस्टम में कोई भी ऑसिलेशंस नहीं है, तब हमको ये देखना है कि क्या हमारा रिस्पांस स्टेडी स्टेट पर पहुंच गया है, ऑसिलेशंस क्या हमारे एंड हो जाएं। और साइमल्टेनियसली स्टेडी स्टेट पे पहुंचने के लिए ये भी चीज देखनी है कि जो स्टेडी स्टेट एरर है हमारा, ये भी हमारा कितना होना चाहिए, या तो ये 2% तक होगा और या तो खाली 5% तक ही क्या अलाउ। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट होता है टाइम डोमेन एनालिसिस का। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये फाइनाइट इंटरवल जो हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये फाइनाइट इंटरवल आ क्यों रहा है। रिस्पॉन्स अपनी जो एक्चुअल रिस्पॉन्स है, ठीक है, जो हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स है, और ये डिजायर्ड रिस्पॉन्स को अचीव करने में, जो हमारा डिजायर्ड रिस्पॉन्स है उसको अचीव करने में हमें कुछ फाइनाइट टाइम लग रहा है। ये फाइनाइट टाइम हमें क्यों लग रहा है, ये फाइनाइट टाइम आप में से कोई मुझे बताए ये फाइनाइट टाइम क्यों लग रहा है। देखिए हाँ, फाइनाइट टाइम बेसिकली क्या है, क्योंकि हमारे सिस्टम में क्या है, कुछ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं। ठीक है,
तो जब एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट सिस्टम में रहेंगे तो उनमें क्या होगा, ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी होगा, और ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी में क्या लगेगा, कुछ समय लगेगा। जैसे कि हमारा इंडक्टेंस हो गया, या फिर कैपेसिटेंस हो गया, या फिर किसी तरीके का आप कह सकते हो कि इनर्शिया हो गया, या स्प्रिंग का कोई हमारे पास लगी है। तो यहाँ पे अलग अलग जगहों पे, जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अगर देखा जाए तो इंडक्टर, कैपेसिटर, मैकेनिकल सिस्टम में देखा जाए तो इनर्शिया, स्प्रिंग। स्प्रिंग बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। तो इसका मतलब है कि एक्चुअल रिस्पांस अपने डिजायर्ड रिस्पांस को पहुंचने में उसको कुछ फाइनाइट टाइम लगता है। और ये फाइनाइट टाइम क्यों लगता है, क्योंकि हमारे जो भी प्लांट होता है उस प्लांट में कुछ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स होते हैं, और उन एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स में कुछ ट्रांजिशन होता है, और उस ट्रांजिशन के कारण हमारे सिस्टम में ऑसिलेशंस भी आ सकते हैं, या तो सिस्टम हमारा क्या हो सकता है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक और फिगर से देखते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए इस फिगर में बिल्कुल क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा कि जो ओवरऑल रिस्पॉन्स है हमारा, ओवरऑल जो रिस्पॉन्स है ये हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हमारा क्या है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। एक हमारा क्या है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। और दूसरा क्या है हमारा, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ठीक है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। अब इस दोनों फिगर्स में देखिए दो केसेस बने हुए हैं। एक केस आपका क्या है, केस ए है। केस ए बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, एक्सपोनेंशियल रिस्पॉन्स है। यहाँ पे रिस्पॉन्स कैसा है, एक्सपोनेंशियल रिस्पॉन्स है। और केस बी अगर देखेंगे तो केस बी बेसिकली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है हमारा वो बेसिकली ऑसिलेटरी इन नेचर है। ठीक है, ऑसिलेटरी इन नेचर। ऑसिलेटरी इन नेचर बेसिकली ज्यादातर ऐसा होता है कि सिस्टम में दो स्टोरिंग एलिमेंट्स होंगे, तो क्या होगा, रेजोनेंस की कंडीशन अचीव हो रही होगी, या इस तरीके का कुछ ना कुछ ट्रांजिशन होगा। तो ऑसिलेशंस के फॉर्म में हमारा सिस्टम क्या होगा, सिस्टम का रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। और एक्सपोनेंशियल का केस तब आता है कि सिस्टम या तो अगर हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, और अगर वो हम मान लेते हैं ओवर डैम्प्ड है, ठीक, और या तो हमारा वो सिस्टम क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो ओवरडैम्ड का केस हो सकता है हमारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में, और या तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में भी बेसिकली हमारा जो भी रिस्पॉन्स होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा, क्योंकि वहां पे फर्स्ट ऑर्डर में एक ही स्टोरिंग एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, स्टेडी स्टेट को अचीव कर रहा है, और उसको कितना समय लग रहा है, उसको सेटलिंग टाइम का समय लग रहा है, टीएस। ठीक है, और ये बेसिकली जो सेटलिंग टाइम है ये ट्रांजिशन फेज से गया हुआ है। अभी जब हम आपको ट्रांजिएंट रिस्पांस पढ़ाएंगे तो इस ट्रांजिएंट रिस्पांस के तमाम पैरामीटर्स हैं। जैसे ट्रांजिएंट रिस्पांस का क्या होगा, राइज टाइम होगा। ठीक है, वो 0 से 100% है, या हमारा 10 to 90% है, तो वो ओवर डैम अंडर डैम का केस होगा। वो मैं आपको जब ट्रांजिएंट रिस्पांस का लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2, तब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ट्रांजिएंट टाइम में एक टाइम होता है हमारा डिले टाइम होता है, ठीक, जब हमारा रिस्पॉन्स 50% पहुंच रहा होता है। इसी तरीके से एक टाइम होगा हमारा पीक टाइम होगा, ठीक, जब रिस्पॉन्स में सबसे पहली ओवरशूट आएगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहली ओवरशूट कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही। तो ये अगर टाइम देखा जाए तो इस टाइम को क्या बोलेंगे हम लोग, पीक टाइम बोलेंगे। ठीक है, ये कैसा टाइम है, पीक टाइम। ठीक, इसी तरीके से जब रिस्पॉन्स क्या होगा, रिस्पॉन्स में रेट ऑफ चेंज नहीं होगा, रिस्पॉन्स स्टेडी स्टेट को अचीव कर लेगा, या फिर रिस्पॉन्स अपने डिजायर्ड वैल्यू को अचीव कर लेगा, कुछ एरर होगा 2% या 5%, तब हम लोग एक टाइम जो फाइनाइट इंटरवल उसको लगा है स्टेडी स्टेट पहुंचने में, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं सेटलिंग टाइम। ठीक, तो जब हम लोग ट्रांजिएंट रिस्पांस पढ़ेंगे तब इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा केस ए केस बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ क्लासिफाई कर लेते हैं जो स्टैंडर्ड हमारे इनपुट सिग्नल्स हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल्स में सबसे पहला जो सिग्नल है आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे
तो ये कैसा सिग्नल है, ये आपका यूनिट स्टेप सिग्नल है या फिर आप कह सकते हैं स्टेप सिग्नल। तो हमारा जो अगला टॉपिक है बेसिकली वो स्टैंडर्ड सिग्नल्स का है, ठीक है। और ये जो सबसे पहला सिग्नल है जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेप सिग्नल। स्टेप सिग्नल को अगर आप देखेंगे इक्विवेलेंट डायग्राम से बनाया गया है, एक स्टेप सिग्नल प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे देखिए, और उसका एम्पलीट्यूड कितना है, के है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, के। और ये किस तरीके से काम कर रहा है, ये एज अ डीसी वोल्टेज की तरीके से काम कर रहा है, डीसी वोल्टेज सोर्स की तरीके से काम कर रहा है। और ये जो स्विच है ये हमको ये बता रहा है कि हमने क्या किया, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे स्विच को क्या किया, क्लोज किया। और इस एक्चुएटिंग सिग्नल से जो भी हमारा लोड होगा वो क्या होगा, गवर्न होगा। और इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स का आप जो भी ट्रांजिएंट एनालिसिस करना चाहते हैं, स्टेडी स्टेट एनालिसिस कर सकते हैं, अगर आप ये स्टेप सिग्नल को कंसिडर किया जाए। हमारे ब्लॉक डायग्राम में हम लोग जो रेफरेंस सिग्नल बताते हैं आर ऑफ एस, वो बेसिकली रेफरेंस सिग्नल ही क्या है, हमारे स्टैंडर्ड सिग्नल्स है। या तो वो स्टेप होगा या रैंप होगा या पैराबोलिक होगा, और या इन्हीं में से कोई मिक्स्ड सिग्नल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप फंक्शन को अगर देखा जाए तो स्टेप फंक्शन में हमको सीधा सीधा नजर आ रहा है कि यहाँ पे एट टाइम t इक्वल्स टू 0 हमारा स्विच बंद हुआ, और जैसे ही स्विच बंद हुआ एक स्टेप सिग्नल जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, k है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, k है, वो सिस्टम के प्लांट के साथ या जो भी सर्किट के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमने फंक्शन ले लिया जिसमें हमारा ये वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक, इसकी वैल्यू क्या है, 0। और इसी तरीके से 0 से इनफाइनाइट के बीच में इसका मैग्नीट्यूड क्या है, k है। जब भी हम लाप्लास, जब सपोज करिए हमारा यूनिट सिग्नल है तो उसको हमने स्मॉल लेटर से टाइम डोमेन में दिखाया। अब जब भी आप इसका लाप्लास लेंगे तो ये कैपिटल लेटर में आपको इसको दिखाना होगा, और आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे है। किसी भी टाइम डोमेन फंक्शन का अगर हम लोग लाप्लास ले रहे हैं तो हम लोग उसको क्या करेंगे, सपोज करिए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में उस फंक्शन को एफ ऑफ टी या फिर यू ऑफ टी को हम लोग क्या कर देंगे, ई की पावर माइनस एच टी से मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब क्या है, यहाँ पे 0 टू इनफाइनाइट वैल्यू ली गई है, क्यों, क्योंकि हमारे पास सिग्नल जो माइनस इनफाइनाइट से 0 वाला सिग्नल है जिसमें जो हमारा v ऑफ टी ई की पावर माइनस एच टी है, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि इस ड्यूरेशन में v ऑफ टी हमारा क्या है, 0। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका कंसिडरेशन खाली क्या होगा, 0 टू इनफाइनाइट वाला ही कंसिडरेशन होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी है, आप u ऑफ टी की वैल्यू रख दीजिएगा, u ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पे 1 है या फिर k है, जो भी रखना है आप उस वैल्यू को रख दीजिएगा, और आपको इजीली लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टेप सिग्नल का मिल जाएगा। यहाँ पे एफ ऑफ टी की वैल्यू इन्होंने 1 ली है इसलिए 1/s आया। अगर आप एफ ऑफ टी की वैल्यू या v ऑफ टी की वैल्यू k लेंगे तो यही स्टेप सिग्नल का रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, k/s के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दूसरा सिग्नल कंसिडर करते हैं, रैंप सिग्नल करते हैं। बस रैंप सिग्नल और स्टेप सिग्नल में अगर आप देखेंगे तो जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है वो स्लोप का आता है, ठीक है। प्रोग्रेसिवली क्या होगा, हमारा ये जो भी सिग्नल होगा ये इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका क्या हो रहा है, स्लोप क्या है, a है, ठीक है। और जब टाइम t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो रहा है तो ये वहां पे फंक्शन क्या हो गया, a मल्टीप्लाइड बाई टी हो गया। और इस तरीके से हमने यहाँ पे आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाला फॉर्मूला लगाइएगा और फिर आपको a/s² इसकी वैल्यू मिल जाएगी। स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इस फिगर में आप देखिए रैंप फंक्शन है हमारा, पहला वाला केस में अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्लोप क्या है हमारा, पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे स्लोप क्या है हमारा, पॉजिटिव, और यहाँ पे स्लोप हमारा क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला सिग्नल पैराबोलिक फंक्शन है। पैराबोलिक फंक्शन में क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी स्लोप था रैंप सिग्नल से ज्यादा, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे प्रोग्रेशन क्या है, बहुत तेज है। तो यहाँ पे अगर आप देख लें सिग्नल क्या है, पैराबोलिक इन नेचर है, और यहाँ पे स्लोप क्या है, a मल्टीप्लाइड बाई टी है।
पहले वाले केस में जो स्लोप था रैंप सिग्नल में a था, बट यहाँ पे स्लोप क्या a मल्टीप्लाइड बाई t। तो हमने क्या किया, पैराबोलिक नेचर के लिए हमने r ऑफ t को क्या मान लिया, a बाई टू टी स्क्वायर। आप चाहते तो आप इसको क्या मान सकते थे, ए टी स्क्वायर, बट मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सरल करने के लिए हम लोगों ने इस चीज को यूज किया। आप अगेन लाप्लास लीजिएगा, जब लाप्लास लेंगे और आर ऑफ एस की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला वही लगेगा, 0 से इनफाइनाइट ए बाई टू टी स्क्वायर ई की पावर माइनस एस टी डी टी। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जो यहाँ वैल्यू आएगी वो बेसिकली हमारी क्या आएगी, 2 अपॉन एस क्यूब के फॉर्म में आनी चाहिए। अगर हम a की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। ठीक है, अगर a की वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पे इसका लाप्लास लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 अपॉन एस क्यूब आएगा, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एस क्यूब आएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप रैम्प सिग्नल में अगर देखेंगे तो रैम्प सिग्नल में वो क्या आता है, 1 अपॉन एस स्क्वायर आएगा। स्टेप सिग्नल में क्या आएगा, 1 अपॉन एस आएगा। पैराबोलिक में क्या आएगा, पैराबोलिक में क्या आएगा, 1 अपॉन एस क्यूब आएगा। ठीक, बाकी जो भी आपके न्यूमरेटर में वैल्यूज हैं आप उनको अपने हिसाब से चेक कर सकते हो कि वो वैल्यूज हमारी क्या है। ठीक, चलिए ये हमारा हो गया पैराबोलिक फंक्शन, तीनों फंक्शंस हो गए। अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि है हमारा इम्पल्स फंक्शन है। ध्यान देने वाली बात है, इस इम्पल्स फंक्शन का हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो याद रखिएगा, यहाँ पे इम्पल्स फंक्शन का एरिया हमेशा क्या होता है, 1। ठीक, और जो भी मैग्नीट्यूड होता है इम्पल्स फंक्शन का, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, इनफाइनाइट। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट। और ये जो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा खाली t इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। और मान लेते हैं, अभी इस फिगर में देखिए, यहाँ पे हमारे पास यूनिट इम्पल्स फंक्शन है और यहाँ पे हमने मान लिया कि जो भी इसका मैग्नीट्यूड है t इक्वल्स टू 0 पे, वो मान लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या दिखाया है हमने, a। ठीक है, मैग्नीट्यूड उसका क्या दिखाया है, a। ये चीज ध्यान रखिएगा। और बाकी t इक्वल्स टू 0 के सिवा आप चाहें t डज नॉट इक्वल्स टू 0 में कहीं कोई भी वैल्यू होगी, और हमेशा याद रखिएगा जो भी इम्पल्स फंक्शन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। कोई भी t की वैल्यू होगी, सारे t की वैल्यू पे r ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक, तो याद रखिएगा एरिया हमेशा क्या होगा, हमेशा बेसिकली एरिया क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, और या फिर एरिया जब 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है हमारा, यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट इम्पल्स सिग्नल है, याद रखिएगा यूनिट इम्पल्स सिग्नल है। ठीक, बट अगर हमारे पास सपोज करिए, अगर सपोज करिए कि हमारे पास इम्पल्स फंक्शन क्या हो गया, कि सपोज करते हैं अगर इम्पल्स फंक्शन हमने माना, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखें, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड मानते हैं t इक्वल्स टू 0 पे, अगर किसी फंक्शन का और ऑफ t इक्वल्स टू क्या है हमारा, a है, तो याद रखिएगा यहाँ पे एरिया क्या होगा, एरिया क्या हो जाएगा, a। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये चीज दोनों कंसिडरेशन को याद रखिएगा। ये कब होगा, जब हमारा जो भी मैग्नीट्यूड है या फिर r ऑफ t की वैल्यू क्या है, r ऑफ t की वैल्यू क्या है हमारी 1, r ऑफ t की वैल्यू क्या है हमारी 1। तो इस तरीके से हम इम्पल्स फंक्शन को बेसिकली डील करते हैं। और कंसिडरेशन में कभी कभी यूनिट स्टेप सिग्नल के फॉर्म में देख लेते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल आइडियल केसेस ले लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि एट टाइम t डज नॉट इक्वल्स टू 0 में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0, और एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, और हमेशा याद बताया गया है कि यूनिट इम्पल्स का जो भी फंक्शन होता है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड होता है। ठीक, और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी अगर आप कोई स्टेप सिग्नल आपके पास है, अगर आप उस स्टेप सिग्नल का
डेरिवेटिव निकाल लेते हो तो आप इम्पल्स फंक्शन को अचीव कर सकते हो। तो कभी कोई कंफ्यूजन हो, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इम्पल्स फंक्शन फॉर अ स्टेप सिग्नल, तो आप क्या करिएगा, स्टेप सिग्नल का क्या कर दीजिएगा, डी बाई डी टी कर दीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, इम्पल्स फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, इम्पल्स फंक्शन मिल जाएगा। ठीक, चलिए ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं टाइम रिस्पॉन्स के बारे में। जैसा कि अभी हमने बताया था आपको, टाइम रिस्पॉन्स बेसिकली हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। और ओवरऑल टाइम रिस्पॉन्स अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया है कि जो हमारा टोटल टाइम रिस्पॉन्स होगा वो बेसिकली क्या होगा, उसमें ट्रांजिएंट पीरियड होगा, ठीक है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होगा, ठीक, प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होगा, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स मैंने बताया इसलिए होता है क्योंकि क्या होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स होते हैं, या फिर सिस्टम में फ्रिक्शन हो रहा होगा, उसका मास है या कुछ इनर्शिया है, या किसी भी तरीके की नॉन लीनियरिटीज प्रेजेंट है किसी सिस्टम में, तो फाइनाइट टाइम यहाँ पे हमको लगता है। ठीक है, फाइनाइट टाइम लगता है स्टेडी स्टेट को पहुंचाने में। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, जब सिस्टम में कोई भी रेट ऑफ चेंज ना हो, ठीक है, कोई भी ऑसिलेशंस ना हो, और ये भी चीज ध्यान रखनी है जो स्टेडी स्टेट एरर है वो हमारा कितना हो, 2% हो, या तो अगर वो वैल्यू कितनी आ रही होगी 5%, तो हम ये मानते हैं कि हमारा जो भी टाइम रिस्पॉन्स है स्टेडी स्टेट को अचीव कर लिया है। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये याद रखिएगा, जो स्टेडी स्टेट होता है वो बेसिकली एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम के बारे में बताता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, चलिए अब हम लोग एनालिसिस करते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स की विद द हेल्प ऑफ स्टेडी स्टेट एरर। तो देखिए सबसे तीन चीजें तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझनी है कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, सेटलिंग टाइम का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, स्टेडी स्टेट एरर में सबसे ज्यादा क्या पूछ सकते हैं आपसे, सेटलिंग टाइम के बारे में। ठीक, तो सेटलिंग टाइम डिपेंड होता है टाइम कांस्टेंट के ऊपर, जो हम लोग अभी ट्रांजिएंट रिस्पांस पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट एरर। उसको क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट एरर। इसका मतलब स्टेडी स्टेट एरर का कॉन्सेप्ट हमको मालूम होना चाहिए, और किस तरीके से हमको ये चेक करना है कि फाइनल वैल्यू थ्योरम कैसे लगाई जाए, फाइनल वैल्यू थ्योरम कैसे लगाया जाए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये तो चीज समझ में आ गई। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और चीज याद रखिएगा आप लोग, कि जो स्टेडी स्टेट एरर होता है इसमें कोई भी रेट ऑफ चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज ट्रांजिएंट्स या फिर आप कह सकते हो जो भी ऑसिलेशंस हैं वो क्या होंगे, और ट्रांजिएंट्स पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। और एरर क्या होगा, बहुत कम से कम एरर होना चाहिए। ठीक है, अगर देखा जाए तो 2% और 5% के आसपास। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो सेटलिंग टाइम है इसका, सेटलिंग टाइम जो होता है वो डिपेंड करता है टाइम कांस्टेंट के ऊपर। ठीक है, हम लोग ये जानेंगे कि टाइम कांस्टेंट का क्या रोल होता है। ठीक है, सेटलिंग टाइम जो डिपेंड करता है वो क्या डिपेंड करता है, टाइम कांस्टेंट के ऊपर। ठीक, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। आप स्टेडी स्टेट एरर को ये भी कह सकते हैं कि कोई भी नो ओवरशूट्स, यहाँ पे क्या होगा, कोई भी ओवरशूट नहीं आएगा, कोई भी ओवरशूट नहीं आएगा। ठीक है, तो इतने सब कॉन्सेप्ट हमारे स्टेडी स्टेट एनालिसिस में हमको मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग को स्टेडी स्टेट एनालिसिस को जानने से पहले हमें फाइनल वैल्यू थ्योरम के बारे में जानना चाहिए। देखिए अगर हमारा रिस्पॉन्स, सपोज करिए मैं भी रिस्पॉन्स बना रहा हूं, आप देखिए ध्यान से। ठीक, तो सपोज करिए ये हमारा बेसिकली जो डॉटेड लाइन है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द डिजायर्ड आउटपुट। ये डिजायर्ड आउटपुट हमको चाहिए। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं
ये डॉटेड लाइन है, ये क्या है, डिजायर्ड आउटपुट, ठीक। बट एक्चुअल आउटपुट क्या है, एक्चुअल आउटपुट में हमारे क्या हो रहे हैं, कुछ ऑसिलेशंस आ रहे हैं, ठीक। तो ये बेसिकली हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। और ये इसको वाई एक्सिस को मान लेते हैं सी ऑफ टी और इसको मान लेते हैं टी। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, स्टेडी स्टेट, यहाँ पे हमको क्या मिला, स्टेडी स्टेट। अब ये स्टेडी स्टेट कब मिल रहा है, अगर हम देखा जाए तो ये स्टेडी स्टेट अगर देखा जाए तो ये टाइम t टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे मिल रहा है, क्योंकि हमको ये टाइम मालूम नहीं है। ये टाइम ऐसा भी हो सकता है कि 2 सेकंड में मिल जाए, या 5 मिनट में, या 1 घंटे में, या सालों लग जाए। तो टाइम के बारे में कमेंट नहीं कर सकते हैं, ये हम मान लेंगे कि t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे हमारा स्टेडी स्टेट अचीव कर रहा है। और ऐसा हो सकता है कि सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो और वो स्टेडी स्टेट कभी अचीव ना करे, ठीक है। तो मगर फाइनल वैल्यू थ्योरम को मैथमेटिकली समझने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम ये सपोज करते हैं कि एट टाइम t इक्वल्स टू इनफाइनाइट, या आप कह सकते हैं कि टाइम क्या है, t टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अगर देखा जाए तो ये मानते हैं कि ऐसा कोई समय होगा जब स्टेडी स्टेट की एरर की वैल्यू अगर हमारी देखी जाए तो वो कैसे हम निकालें, ठीक है। तो इसके लिए समझने के लिए हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे, लिमिट t टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं e ऑफ t, कोई एरर है e ऑफ t, ठीक है। जब हम इसको लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 s, ठीक है, s मल्टीप्लाइड बाई e ऑफ s, ये हमारा लाप्लास में हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट t टेंडिंग टू इनफाइनाइट है और यहाँ पे लिमिट क्या है, s टेंडिंग टू 0, इस तरीके से, क्योंकि ये टाइम है और टाइम को अगर देखा जाए तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और s है क्या, s अगर मान लेते हैं j ओमेगा, तो s बेसिकली क्या है हमारा 2 पाई f है। तो इसका मतलब s किस चीज को डिनोट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब अगर लिमिट t टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो f क्या, अगर s देखा जाए तो s की लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक फंडामेंटल हो गया हमारा, ठीक। चलिए, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम और लगाएंगे और स्टेडी स्टेट की एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, फाइनल वैल्यू थ्योरम का हमारा ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जिससे कि जब स्लाइड्स आपके गूगल क्लासरूम में रहेंगी तो आपको हेल्प रहेगा, ठीक है। फाइनल वैल्यू थ्योरम, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डेरिवेशन करते हैं स्टेडी स्टेट एरर का, जो कि फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी इस फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे हमारे पास ये टर्म आ रहा है e ऑफ s, ठीक है। तो e ऑफ s का हमको क्या करना है, डेरिवेशन करना है, ठीक है। e ऑफ s कैसे निकाला जाए इसका डेरिवेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में e ऑफ s का डेरिवेशन हम लोग करेंगे। चलिए, अब देखिए यहाँ पे एक हमारे पास क्लोज लूप सिस्टम है, ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम है। और ये क्लोज लूप सिस्टम कैसा है, नेगेटिव फीडबैक है। ये क्लोज लूप सिस्टम कैसा है, नेगेटिव फीडबैक। और ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, स्टेडी स्टेट एरर के बारे में कैलकुलेट करना है। हम लोग ईएस के बारे में एनालिसिस करना चाहते हैं, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, ईएस की वैल्यू निकालनी है, ईएस टू बी डिराइव्ड, ठीक है। थोड़ा सा स्लो चलना है जिससे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम है आप लोगों का। तो ईएस की वैल्यू हमको निकालनी है। हम लोग जितने भी मैंने आपको ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक में या ब्लॉक में जब कास्केडिंग में लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं, फीडबैक में लगे हैं, तो सारे रूल्स मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में अच्छे से समझाए हुए। उन्हीं रूल्स को लेके हम लोग यहाँ पे कुछ इक्वेशंस बनाएंगे और ई ऑफ एस की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। तो सबसे पहली अगर इक्वेशन देखी जाए तो इक्वेशन नंबर 1 अगर देखे जाए
तो यहाँ पे हमारे पास आपको मालूम होना चाहिए सी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी एस की वैल्यू क्या होगी, ई एस मल्टीप्लाइड बाई जी एस, ई एस और जी एस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं ई एस मल्टीप्लाइड बाई जी एस। ठीक, तो ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसी तरीके से बी एस की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो बी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी एस के पहले के जितने भी गेन्स होंगे वो आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई, तो बी एस हमारा कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, और इसके पहले गेन क्या है, एक एच एस है और एक हमारे पास क्या है सी एस, तो सी एस और एच एस आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो हम इसको लिख सकते हैं सी एस मल्टीप्लाइड बाई एच एस। ठीक, तो ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक, उसके बाद हमें ES की वैल्यू चाहिए, तो ES बेसिकली हमारा है क्या, ES बेसिकली हमारा RS माइनस BS, ये हमारी क्या है इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे वैल्यू। ठीक है, हम लोग BS की वैल्यू क्या रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, तो हम लोग लिख सकते हैं कि RS माइनस BS की वैल्यू क्या है CS मल्टीप्लाइड बाई HS। फर्दर वैल्यूज को देखेंगे तो ये आ जाएगा RS माइनस CS की वैल्यू ऊपर क्या है हमारी ES मल्टीप्लाइड बाई GS। ठीक, मल्टीप्लाइड बाई HS। ठीक है, अब ES हम लोग को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ES का जो फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज RS डिवाइडेड बाई 1 प्लस GS HS। तो ये हमने ES का एक्सप्रेशन कर लिया। अब फाइनल वैल्यू जब थ्योरम लगाइएगा, जब भी कोई न्यूमेरिकल आए तो आसानी से आप यूज कर सकते हो फाइनल वैल्यू थ्योरम, और यहाँ पे अब आप लिख सकते हो कि ESS क्या है हमारा, लिमिट t टेंडिंग टू इनफाइनाइट E of t इक्वल्स टू लिमिट S टेंडिंग टू 0 S मल्टीप्लाइड बाई E of S, यहाँ पे लिख सकते हैं S मल्टीप्लाइड बाई R of S 1 प्लस GS HS। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फाइनल वैल्यू को लगा सकते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम को, और फिर हम लोग स्टेडी स्टेट के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये बेसिक फंडामेंटल हो गया स्टेडी स्टेट एरर का। अब समझते हैं इफेक्ट ऑफ इनपुट ऑन स्टेडी स्टेट एरर। इफेक्ट ऑफ इनपुट में हम लोग बेसिकली यहाँ पे ये फोकस करेंगे कि हमारे पास स्टैटिक एरर कोफिशिएंट क्या क्या है। ठीक है, स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स क्या क्या है। ठीक, तो इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स में अगर आप देखेंगे तो 3 तरीके के हम लोग कोफिशिएंट्स पढ़ेंगे आज। एक क्या होगा Kp, दूसरा क्या होगा Kv, और तीसरा क्या होगा K। Kp क्या है, ये पोजिशनल एरर कोफिशिएंट है, पोजिशनल एरर कोफिशिएंट है ये बेसिकली V क्या है वेलोसिटी, और A बेसिकली हमारा क्या है एक्सीलरेशन। A बेसिकली क्या है एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये बेसिक 3 हम लोग यहाँ पे स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, Kp, Kv और K। तो सबसे पहले ये जब कोफिशिएंट्स निकाल रहे होंगे तो अलग अलग केसेस से हम लोग कंसीडर करेंगे। तो पहला हमने केस सपोज किया है कि हमारे पास रेफरेंस इनपुट हमारा क्या है स्टेप सिग्नल है। ठीक है, रेफरेंस इनपुट कैसा है हमारा स्टेप सिग्नल है, तो स्टेप सिग्नल है और स्टेडी स्टेट एरर निकालना है। ये तुरंत फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ESS की वैल्यू निकालनी है, क्या है लिमिट S टेंडिंग टू 0, ठीक, S मल्टीप्लाइड बाई ES। ठीक, अब देखिए देखते हैं क्या है फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग इसको रब कर देते हैं जिससे कि आप लोग को अभी मैंने बताया। तो यहाँ पे हमने इसको रब किया
और अब आप देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास रेफरेंस इनपुट क्या है, स्टेप सिग्नल है, तो आर एस की वैल्यू क्या है हमारी, ये है। और अब ईएसएस निकालेंगे, तो ईएसएस निकालने के लिए अभी मैंने बताया था आपको ईएसएस का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस मल्टीप्लाइड बाई ईएस। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यूज रख दीजिएगा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस मल्टीप्लाइड बाई आर एस 1 प्लस जी एस एच एस। जब आप वैल्यूज पुट कर दोगे, यहाँ पे हमने आर एस सिग्नल क्या लिया है, ए बाई एस, हमने यहाँ पे आर एस की वैल्यू ए बाई एस रखी, वैल्यूज को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, इस तरीके से आ गया। और एस एस कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पे, जहाँ एस एस कैंसिल हुआ फंक्शन इस तरीके से आया, लिमिट लगाएंगे। और ये बेसिकली जो हमारा ये है, इसको बोलते हैं हम लोग पोजिशनल एरर कोफिशिएंट, जैसा कि यहाँ देखिए मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको क्या रखा है, मेंशन क्या है कि हमने बोला है कि फॉर अ सिस्टम सिलेक्टेड, यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा क्या है, पोजिशनल एरर कोफिशिएंट के बारे में बता रहा है। और इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, केपी से। और केपी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 जीएसएचएस। यहाँ देखिए लिमिट एस टेंडिंग टू 0 जीएसएचएस, ये पोजिशनल एरर कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो ईएसएस हम लोग अब कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ईएसएस क्या हो जाएगा, ए अपॉन 1 प्लस केपी, ए अपॉन 1 प्लस केपी। और केपी किस चीज को डिनोट कर रहा है, ये पोजिशनल एरर कोफिशिएंट को डिनोट कर रहा है। इसका ये मतलब है कि जो भी सिस्टम है, यहाँ पे जो भी गेन हमारा ए है, ठीक है, और जो हमारा केपी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पोजिशनल एरर कोफिशिएंट, ये बेसिकली कंट्रोलिंग मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होंगे, ए और केपी, और इनको प्रॉपरली सेलेक्ट करना होगा। डायग्राम से समझ लेते हैं। डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, जो स्टेडी स्टेट हमको मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे स्टेडी स्टेट अगर आप देख रहे होंगे, तो ये जो ईएसएस है, यहाँ पे ईएसएस की वैल्यू हमारी क्या है, A1 प्लस केपी। ठीक है, A1 प्लस केपी का हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो यहाँ पे ये बेसिक फंडामेंटल हो गया। अगला सिग्नल लेते हैं, अगर रैम सिग्नल लेते हैं तब क्या होगा, देखिए रैम सिग्नल में भी बहुत आसान है। यहाँ पे आर एस की वैल्यू क्या है, ए बाई एस स्क्वायर, तो हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया। क्या फॉर्मूला होता है ई एस एस का, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस मल्टीप्लाइड बाई ई एस। और फर्दर क्या लिख सकते हैं, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस मल्टीप्लाइड बाई आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आर एस की वैल्यू क्या कर देनी है आपको, ए बाई एस स्क्वायर कर देनी, तो आर एस की वैल्यू इन्होंने ए बाई एस स्क्वायर रख दी, और एस एस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ये फंक्शन अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या बचेगा खाली, ए बाई एस 1 प्लस जी एस एच एस। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए बाई एस, ठीक है, ए बाई एस एस जी एस एच एस, और लिमिट क्या रहेगी, लिमिट एस टेंडिंग टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ए अपॉन वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू जो बेसिकली है हमारी, ये आएगी लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस मल्टीप्लाइड बाई जी एस एच एस। ठीक, क्योंकि यहाँ पे तो एस की वैल्यू 0 रख दी, तो खाली बचा क्या है ये, तो यहाँ पे वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट आएगा, जो कि क्या है, केवी है। और केवी के बाद हम लोग इसकी वैल्यू देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस जी एस एच एस। याद करने के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ एस से मल्टीप्लाई हुआ है। आपको मालूम होता है जब भी हम वेलोसिटी निकालते हैं तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डी बाई डी टी ऑफ जो भी पोजीशन होती है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज किया है। हमने जीएसएचएस को माना क्या था, पोजीशन, और हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया, तुमको क्या मिल गया, वेलोसिटी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट पे हमने यूज किया है।
तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये यहाँ पे जो ये कोफिशिएंट है, ये बेसिकली जब रेफरेंस इनपुट हमारा रैम सिग्नल आएगा तब ईएसएस हमारा क्या हो जाएगा इस तरीके से। और ये डायग्राम भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस डायग्राम में भी देखिए रैम सिग्नल क्या है हमारा ये। अब ये रैम सिग्नल क्या है, डिजायर्ड आउटपुट है, बट हमारा सिस्टम में क्या है कुछ ऑसिलेशंस है, और उन ऑसिलेशन के कारण कुछ ना कुछ हमारा ईएसएस आएगा, और ईएसएस अब क्या होगा ए अपॉन के वी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कंट्रोलिंग होगी वो ए और के वी से होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी तरीके से पैराबोलिक के बारे में देखेंगे। पैराबोलिक में हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अब की बार हमने आर ऑफ टी की वैल्यू क्या मान ली, ए अपॉन टू टी स्क्वायर, और जब हम इसका लाप्लास ले रहे हैं तो ये क्या आ जा रहा है, ए अपॉन एस क्यूब आ जा रहा है। टू का मैंने फैक्टर बताया था, अगर हम ए टी स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास इफ अगर हमने आर ऑफ टी की वैल्यू क्या मान ली, ए टी स्क्वायर मान ली, तब हमारे पास आर ऑफ एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a अपॉन एस क्यूब आ जाएगी। तो हमने ये जो 2 आ रहा है इसको अवॉइड करने के लिए पहले से ही हमने क्या मान लिया सिग्नल में a अपॉन 2 मैग्नीट्यूड ले लिया, जिससे 2 कैंसिल हो जाए। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आर ऑफ एस की वैल्यू ये हो गई। अब ईएसएस की वैल्यू निकालते हैं, फॉर्मूला लगाइए ईएसएस का। ईएसएस का फॉर्मूला फिर से बता दे रहे हैं। ठीक, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस मल्टीप्लाइड बाई ई एस, आप ये वैल्यू रख दीजिएगा। जब पूरा आप सॉल्व कर लेंगे तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन के ए। और ये क्या है, के बेसिकली हमारा क्या है, एसिलरेशन एरर कोफिशिएंट, एसिलरेशन एरर कोफिशिएंट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं एसिलरेशन एरर कोफिशिएंट। ठीक, और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे एस की वैल्यू क्या आ रही, ए अपॉन के। सिग्नल ध्यान रखिएगा, पैराबोलिक सिग्नल के लिए जो भी कंट्रोलिंग हो रही होगी ए और के से हो रही होगी। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा आपको एक पूरा सिग्नल दिया होगा आर ऑफ टी, और आपसे स्टेडी स्टेट एरर के बारे में पूछ रहा होगा। ठीक है, तो आप अलग अलग केसेस को कंसिडर करिएगा और उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो बेसिकली टॉपिक है उसका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को अच्छे से समझेंगे, एक न्यूमेरिकल कंसिडर करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में जाएंगे और चीजों को अच्छे से एनालाइज करेंगे। ठीक, तो थोड़े बहुत जो भी स्लिप हुई है उसको अगर हम कंसिडर करें। ठीक, तो देखिए चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में एक बच्चे ने पूछा है कि अगर मिक्स सिग्नल हो, तो मिक्स सिग्नल की कोई बात नहीं बेटा, आपके पास जैसे मिक्स सिग्नल है इस तरीके से आ सकता है कि जैसे मैंने सपोज करूं 5 लिखा हो, ठीक, 5 प्लस 2t प्लस 2t स्क्वायर। आप इस तरीके के मिक्स सिग्नल के बारे में बता रहे हैं, कई सिग्नल जुड़े हुए हैं। तो आपको एनालिसिस क्या करनी है, आपको अगर ईएसएस कैलकुलेट करना है, ठीक है, ईएसएस कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखिए हमने क्या क्या सिस्टम में लिया हुआ है। हमने केपी निकाला है, केपी क्या था, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस मल्टीप्लाइड बाई जी एस एच एस। अब यहाँ पे एस तो रहेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन आ रही, तो हम इस एस को रिमूव कर दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इस एस को हम लोग यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं, तो केपी खाली क्या होगा, ये जब वेलोसिटी निकालेंगे तब हमारा एस आएगा। क्यों, क्योंकि हम पोजीशन का क्या कह रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस जी एस एच एस। और इसी तरीके से जब हम लोग एक्सीलरेशन का करेंगे तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस स्क्वायर जी एस एच एस। ठीक, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ईएसएस निकालने के लिए हमको यहाँ पे क्या आएगा, ए अपॉन 1 प्लस के पी, जो कि स्टेप सिग्नल के कारण, ए अपॉन के वी प्लस ए अपॉन के। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप केपी की वैल्यू तो यहां से निकाल लोगे, केपी केवी और के की। ए जो है हमारे ये कैसे निकलेंगे, A1 A2 और A3। तब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे
अगर देखा जाए तो A1 की वैल्यू क्या है हमारी 5, A2 की वैल्यू क्या है हमारी 2 और A3 की वैल्यू यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे 2t² है, बट हमने स्टैंडर्ड केस में देखा जाए, स्टैंडर्ड केस में पैराबोलिक सिग्नल क्या लिया था, पैराबोलिक सिग्नल उससे कंपेयर करा लेंगे हम लोग। तो स्टैंडर्ड में हमने क्या लिया था at²/2। इसको कंपेयर कर लो, यहाँ पे क्या है 2t² है। तो अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो t² t² कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू क्या हो गई 4। तो आपको a की वैल्यू क्या रखनी होगी 4, तो a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो आप A1 A2 A3 की वैल्यू रख दीजिएगा, KP KV KA की वैल्यू रख दीजिएगा, और क्वेश्चन में जो भी आपका GSHS हो उसको देख के आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो ये बहुत डिपेंडेंसी है कि हमारा किस तरीके का ऑर्डर है, क्या टाइप है सिस्टम का, कौन से एरर कोफिशिएंट हमारे चीजों को गवर्न कर रहे हैं। इस तरीके से आप एक टेबल बना लीजिए अलग अलग सिग्नल्स के लिए। स्टेप सिग्नल के लिए क्या हमारा स्टेडी स्टेट एरर आ रहा है, रैम के लिए क्या आ रहा है, पैराबोलिक के लिए क्या आ रहा है। ठीक, सो ये लेक्चर अब हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मुलाकात करते हैं।